सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, इसके पहले हम लोग संधि और संधि के प्रकार पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विसर्ग संधि के अंतर्गत आने वाले ऋत्व, उत्व एवं लोप संधि को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए ऋत्व संधि। इसके अनुसार यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर रहे तथा बाद में कोई स्वर या वर्गों का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो तो विसर्ग का रा हलंत हो जाता है। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है विसर्ग और विसर्ग के पहले यानी कि बाईं ओर आ या आ से भिन्न स्वर रहे, यानी कि सारे स्वर रहे पर उसमें आ या आ नहीं रहे, और विसर्ग के बाद यानी कि दाईं ओर स्वर रहे और वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण रहे, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग जो है वह र हलंत बन जाता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला है निहि धन उपायः। निहि को अगर तोड़ेंगे तो होगा न हलंत धन ई धन विसर्ग। अब आप ध्यान दीजिए कि ये है विसर्ग और विसर्ग के पहले यानी कि बाईं ओर ई है, आ या आ नहीं है, और विसर्ग के बाद दाईं ओर है उ यानी कि स्वर है। तो नियम के अनुसार विसर्ग को रा हलंत हो जाना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि विसर्ग के बाईं ओर अगर आ या आ से भिन्न कोई स्वर हो, तो यहाँ पर विसर्ग के बाईं ओर ई है यानी कि आ या आ से भिन्न स्वर है, और दाईं ओर कोई स्वर हो तो देखिए दाईं ओर यहाँ पर उ है, स्वर है, तो क्या किया जाता है, विसर्ग का रा हलंत हो जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग को रा हलंत कर दिया गया है। तो निहि का बन गया निर और उसके साथ उपायः, दोनों की संधि करेंगे तो बन जाएगा निरुपायः। फिर है निहि धन जलम। यहाँ पर विसर्ग के पहले है ई और विसर्ग के बाद है ज यानी कि वर्गों का तीसरा वर्ण। तो नियम के अनुसार इस विसर्ग को बना दिया गया है रा हलंत। तो निहि का बन गया निर और इसके साथ जलम, इसकी संधि करेंगे तो हो जाएगा निर्जलम। फिर है दुहु धन गंधः। यहाँ पर विसर्ग के पहले है उ और विसर्ग के बाद है ग यानी कि वर्गों का तीसरा वर्ण क ख ग। तो नियम के अनुसार दु का जो विसर्ग है वो बन गया रा हलंत, तो दुहु का हो गया दुर और इसमें गंधः, दोनों की संधि करेंगे तो हो जाएगा दुर्गंधः। तो ऋत्व संधि के अनुसार बच्चों आप इतना ध्यान रखेंगे कि विसर्ग हो और विसर्ग के बाईं ओर सारे स्वर रहे, केवल आ या आ नहीं रहे, और दाईं ओर कोई भी स्वर हो और वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो विसर्ग को रा हलंत बना देना है। आगे है उत्व संधि। इसके अनुसार यदि विसर्ग के आगे पीछे आ आए तो विसर्ग एवं प्रथम आ को मिलाकर ओ हो जाता है तथा बाद वाला आ अर्ध आ का रूप धारण कर लेता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए प्रथमः धन अध्यायः। तो प्रथमः का महा जो है उसको अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा मा हलंत धन आ धन विसर्ग। अब यहाँ पर देखिए आप, ये है विसर्ग और विसर्ग के पीछे आ है और विसर्ग के आगे भी आ है, यानी कि विसर्ग के बाईं ओर भी आ है और दाईं ओर भी आ है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि विसर्ग के आगे पीछे आ आए तो क्या होगा, विसर्ग एवं प्रथम आ, ये रहा यहाँ पर विसर्ग और प्रथम आ,
ये दोनों को मिलाकर ओ कर दिया जाता है तथा बाद वाला आ, ये वाला आ अर्ध आ का रूप धारण कर लेता है। अर्ध आ को हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के एस की तरह लिखते हैं। तो इस तरह से बना दिया गया। अब इन सभी की संधि करेंगे तो हो जाएगा प्रथमोऽध्यायः। एक और उदाहरण देखिए, सः धन अवदत्। सहा को अगर तोड़ेंगे तो हो जाएगा सहलंत धन आ धन विसर्ग। अब देखिए ये है विसर्ग और विसर्ग के आगे पीछे आ है, यानी कि बाईं ओर भी आ है और दाईं ओर भी आ है। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग और पहले वाला आ यानी कि जो बाईं ओर है दोनों को मिलाकर बना दिया गया है ओ, और बाद वाला आ को बना दिया गया है अर्ध आ। तो इस तरह से संधि करेंगे तो हो जाएगा सोवदत्। अब देखिए लोप संधि, यह भी विसर्ग संधि का ही एक भेद है। लोप का अर्थ होता है खत्म हो जाना, गायब हो जाना, हट जाना। तो जिस संधि में विसर्ग का लोप हो जाता है उसे लोप संधि कहते हैं। इसके कुछ नियम हैं। पहला नियम है कि यदि विसर्ग के पूर्व आ हो और विसर्ग के बाद आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सः धन इच्छति, यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के पूर्व आ है, क्योंकि सहा को अगर तोड़ेंगे तो सहलंत धन आ धन विसर्ग होगा। तो विसर्ग के पूर्व है आ और बाद में आ को छोड़कर कोई भी स्वर रहे। तो यहाँ पर देखिए बाद में है ई, यानी कि आ नहीं है, तो विसर्ग जो है वो लोप हो जाएगा। तो लोप करके ये बन गया स इच्छति। उसी प्रकार सूर्यः धन उदेति, यहाँ पर भी आप देखिए विसर्ग के पहले है आ और विसर्ग के बाद है उ, यानी कि आ नहीं है। तो नियम के अनुसार ये जो विसर्ग है उसका लोप हो जाएगा, अलोप होकर बनेगा सूर्य उदेति। फिर है कृष्णः धन उवाच, यहाँ पर विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद उ है। तो नियम के अनुसार ये विसर्ग का भी लोप हो जाएगा और हो जाएगा कृष्ण उवाच। फिर है अतः धन एव, विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद ए है, यानी कि स्वर है पर आ नहीं है। तो विसर्ग का लोप होकर बन जाएगा अतएव। तो ये हो गया लोप संधि। लोप संधि के और नियम हैं, आगे देखिए। यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर, अंतस्थ वर्ण, ह और वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए बालकाः धन गच्छन्ति, यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग के पहले है आ, क्योंकि बालकाः का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंत में आ आएगा, यानी कि विसर्ग से पहले आ आएगा। आ हो गया विसर्ग से पहले और बाद में है गा, यानी कि वर्ग का तीसरा वर्ण क ख गा। यहाँ पर देखिए वर्गों का तीसरा वर्ण अगर आता है तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग का लोप होकर बन गया बालका गच्छन्ति। फिर है बालाः धन आगच्छन्ति, यानी कि विसर्ग के पहले यहाँ पर है आ और विसर्ग के बाद है आ, यानी कि स्वर। नियम में कहा जा रहा है कि कोई स्वर भी आ सकता है, तो यहाँ पर स्वर आ गया तो नियम के अनुसार विसर्ग का लोप हो गया और ये बन गया बाला आगच्छन्ति। फिर है शिष्याः नमन्ति, यहाँ पर विसर्ग के पहले है आ और विसर्ग के बाद है ना, यानी कि पंचम वर्ण, वर्गों का पंचम वर्ण त थ द ध न। तो नियम के अनुसार विसर्ग का लोप हो गया और बना शिष्या नमन्ति। फिर है
छात्राः वदन्ति। यहाँ पर देखिए विसर्ग से पहले है आ और विसर्ग के बाद है वा, यानी कि अंतस्थ वर्ण। तो नियम के अनुसार विसर्ग का लोप हो गया और बना छात्रा वदंती। यहाँ पर बच्चों मैं कुछ ही उदाहरण दी हूँ, आप ध्यान देंगे कि विसर्ग के बाद या भी आ सकता है, रा भी आ सकता है, ला भी आ सकता है, कुछ भी आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। लोप संधि का एक और नियम देखिए, यदि सह और एषः के बाद आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि केवल सह और एषः, इसी के बाद अगर आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सह, इसके बाद है ई, यानी कि स्वर आ गया तो विसर्ग का लोप होकर बन गया स इच्छति। उसी प्रकार एषः धन लिखति, यानी कि एषः के बाद आ गया है ला जो कि व्यंजन है, तो विसर्ग का लोप होकर बन गया एषा लिखति। सः गच्छति, सः के बाद आ गया है व्यंजन, तो विसर्ग का लोप होकर बन गया स गच्छति। एषः अपठत, एषः के बाद आया है स्वर वर्ण, तो नियम के अनुसार विसर्ग का लोप हो गया और बना एषा अपठत। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि सह और एषः के बाद आ के अतिरिक्त, यानी कि आ को छोड़कर कोई भी स्वर या व्यंजन अगर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने विसर्ग संधि के कुछ भेदों को पढ़ा। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।